हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 34 कवर करेंगे। बाकी के 33 टेस्ट जो हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी टेस्ट आप लोग कवर कर लीजिए। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? ठीक है, ऑप्शंस हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय या फिर बेरोजगारी की दर। तो अगर किसी देश की आर्थिक समृद्धि के बारे में बात करते हैं, उसका पता लगाने के लिए क्या मेज़रमेंट्स होते हैं, तो वो है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। किसी देश की समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड उसकी प्रति व्यक्ति आय है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उन्हें कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों की तुलना में विकसित समझा जाता है। ठीक है, सो बात करेंगे यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की कि इसको किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, इसका जो रूल होता है वो ये होता है कि उस जो भी वित्तीय वर्ष है, यानी कि आप एक ईयर की निकालेंगे तो कि उस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को उस देश की उसी वर्ष की जो कुल जनसंख्या होगी उससे भाग दे दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाती है। जैसे कि ये है आपकी प्रति व्यक्ति आय, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखती हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय, उसके बाद यहाँ पर आपकी आ जाएगी, उससे भाग देना है कुल जनसंख्या से। ठीक है, जितनी भी उसकी जनसंख्या है उसी ईयर की बात कर रहे हैं हम, तो उससे उसमें डिवाइड दे दिया जाएगा, तो आपकी प्रति व्यक्ति आय निकल करके आ जाएगी। ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? ऑप्शंस है सकल राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा या फिर प्राथमिक घाटा या फिर राजस्व घाटा। तो अगर राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है तो हमें प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटों में से ब्याज अदायगी को घटाने के बाद प्राप्त होता है। बात करें अगर राजकोषीय घाटे की कि ये क्या होता है, तो बहुत इजी सी डेफिनेशन है इसकी। सरकार की जितनी भी कुल आय और व्यय होती है उसमें जो डिफरेंस होता है उसी को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, इससे काफ़ी सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है कि सरकार को कितना ऋण लेना पड़ सकता है आगे चल के। ठीक है, ये सारी बात है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुली बाजार कार्रवाई किसे निर्दिष्ट करती है, यानी कि यह किसको इंगित करती है, संदर्भित या फिर संदर्भित करती है? ऑप्शन नंबर ए है अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना। सेकंड है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्र को ऋण देना। थर्ड है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। लास्ट है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ठीक है, जो कि खुली बाजार कार्यवाही को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। खुली बाजार कार्यवाही यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक में वृद्धि अथवा कमी करने के लिए बोली लगाकर जनसाधारण से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय करता है। अगर यहाँ आरबीआई की बात करते हैं तो वैसे इसके बारे में सभी को पता होगा, जो कि सेंट्रल बैंक है भारत का। ठीक है, उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी, एक एक्ट बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, इस एक्ट को याद रखना, अगर अधिनियम पूछा जाता है तो वो 1934 वाला था और स्थापना इसकी 1935 में हुई थी। प्रेजेंट गवर्नर की अगर बात करते हैं तो वो शक्तिकांत दास है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें थी इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो कि कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वैधानिक पत्र कहते हैं? योर ऑप्शंस आर प्राइवेट बंध पत्र, करेंसी नोट या फिर आवधिक जमा पत्र या फिर शेयर। ठीक है, तो
जिसे वैधानिक पत्र कहते हैं वो है आपका करेंसी नोट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। करेंसी नोट सिक्कों को कागजी मुद्रा या वैधानिक पत्र भी कहते हैं क्योंकि देश के किसी भी नागरिक के द्वारा इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक करेंसी नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक वादा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी। ठीक है, अगर आर्थिक सर्वेक्षण आप देखना चाहते हो 2020-21 का जो है बजट या फिर आर्थिक सर्वेक्षण, ये दोनों की ही वीडियो डली हुई हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना। जीएस के जो स्पेशल टॉपिक्स हैं वहाँ पर होंगी। ठीक है, तो बात यहाँ पर हो रही है कि 2021-22 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी। ठीक है, तो वो है आपकी 11%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 11.0% रहेगी तथा सांकेतिक जीडीपी विकास दर 15.4% रहेगी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक होगी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि ये अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुरूप है, IMF के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में किस प्रकार के सुधार की बात की गई है। यहाँ पर काफ़ी सारी शेप्स के नाम दिए गए हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी में यूज़ की जाती हैं, वो शेप रिकवरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में किस प्रकार के सुधार की बात की गई है, तो वो है आपका वी शेप्ड रिकवरी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नाउ वी शुड नो व्हाट इज़ वी शेप्ड रिकवरी। ओके, इन शॉर्ट में बताएंगे, पहले भी इसको कई बार डिस्कस किया जा चुका है। जब भी कोई भी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, वो भी लंबे समय तक के लिए, ठीक है, तो ये रिकवरी वहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, मैं एग्जांपल यहाँ पर कोविड-19 को लेंगे। ठीक है, 2020 की बात करेंगे। कोविड-19 में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। ठीक है, और काफ़ी महीनों के लिए लॉकडाउन लग गया था, काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार चला गया था, बहुत सारे काम ठप हो चुके थे, बट वो चीज़ परमानेंट नहीं हुई थी। तो जब लोगों की जॉब परमानेंट नहीं जाती है, बट कुछ टाइम के लिए जो है हमारी इकोनॉमी है वो एकदम स्लो डाउन हो जाती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको रिकवर किया जाता है, तो ये वी शेप ले लेती है इस तरीके से। ठीक है, तो इसी को हम वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं। नाउ इसका आंसर ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई 2020 से भारत लचीले वी शेप्ड आर्थिक सुधारों को अपना रहा है। ज्ञातव्य है कि वी शेप्ड रिकवरी एक प्रकार की आर्थिक मंदी और पुनर्बहाली प्रक्रिया है जो चार्ट के वी आकार जैसी दिखती है, वो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। स्वास्थ्य और कल्याण बजट में वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बजट की बात यहाँ पर हो रही है, इकोनॉमी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। और एक अलग से टेस्ट भी बना दिया गया है बजट के ऊपर ही, तो वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शंस हैं 100%, 110%, 127% या फिर 137%। ठीक है, तुलना की गई है यहाँ पर के, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बात करूँगा इसके आंसर की, तो वो है 137%। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। स्वास्थ्य और कल्याण बजट 2.23 लाख करोड़ होगा। इसमें वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की तुलना में 137 की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं 30,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए या फिर 45,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो वो हैं आपके 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है कोरोना वैक्सीन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बजट 2021-22 में कोविड-19
के टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 पिछली बजट की तुलना में कितने फीसदी ज़्यादा है? ठीक है, ये भी बजट हमारा पूरा डला हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके। योर ऑप्शंस आर 5.7%, 7.3%, 3.7% और 7.5%। ओके, सो पिछले बजट की तुलना में कितने फीसदी ज़्यादा है? टोटल बजट की बात हो रही है यहाँ पर के, तो वो है आपका 7.3%। योर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 जो बजट मतलब टोटल रहा है वो है आपका 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट है। यह पिछले बजट की तुलना में 7.3% ज़्यादा है। इस बजट में 27,598 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1 ट्रिलियन की बात हुई है, याद रखना। ठीक है, बाकी पूरा बजट देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस ईयर तक के लिए टारगेट किए गए हैं, सारी चीज़ें कब तक के लिए कौन सा लक्ष्य बनाया गया है। यहाँ जो क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो प्लीज़ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में, बार बार 2020 क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहाँ एक नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है? हापुड़ में, बुलंदशहर में, मेरठ में या फिर गाजियाबाद में? 2020 के यूपीपीसीएस के पेपर में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, और मैं फिर से वही कहूँगी, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस कई बार माइंड में रहते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो यहाँ से, ये मेन टॉपिक होते हैं। अगर कहीं पर कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है या फिर कहीं किसी निर्माण की बात हो रही है, किसी संग्रहालय की या फिर कोई भी एयरपोर्ट है या कुछ भी है, तो ऐसी चीज़ों को बहुत माइंड में रखा करो, याद कर लिया करो पहले से ही। मोटी मोटी चीज़ों को यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो यहाँ बात हो रही है विश्वविद्यालय की, जो कि मेरठ में, ठीक है, मेरठ में इसकी स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम का निर्माण होगा। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मेरठ में क्या हुआ है, 20 करोड़ की लागत से नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, मैक्रोनी, पूसा, सिंधु गंगा, अन्नपूर्णा एंड बरानी द्वीप। उपरोक्त में से कौन चावल की किस्में हैं, बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4 एंड केवल 3 और 4। करेक्ट आंसर क्या है? चावल की किस्में आपको याद होनी चाहिए, फसलों से लिया गया है ये प्रश्न आपका, एग्रीकल्चर से, राइट। तो करेक्ट आंसर जो है इसमें से चावल की किस्में हैं वो है आपकी, एक तो अन्नपूर्णा है एंड सेकंड आपकी बरानी भी है। ठीक है, मैक्रोनी कौन कौन लगाने वाला था, सही से बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत से लोगों के दिमाग में आया होगा मैक्रोनी, डेफिनेटली आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, डी आंसर है यहाँ पर। अन्नपूर्णा व बरानी द्वीप चावल की किस्में हैं, जबकि मैक्रोनी तथा पूसा, सिंधु गंगा जो है वह गेहूँ की किस्में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य क्रमशः हैं। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल की बात हो रही है, सीक्वेंस बताना है हमें करेक्ट। तो हमेशा की तरह मैं सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी यहाँ पर, वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं केवल करेक्ट आंसर बताऊंगी, जो है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही नहीं है? ठीक है, सो हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए है, आंवला उत्पादन हेतु प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र वाराणसी है। संतरे की पैदावार सर्वाधिक बलिया में होती है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में स्थित है।
बता दीजिए भाई, संतरे की पैदावार कहाँ होती है? हिंट मैंने दे दिया है, आपको पता होना चाहिए। सहारनपुर में होती है, बलिया में थोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। एग्रीकल्चर से लिया गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला मुख्य जिला जो है वो सहारनपुर है, इसलिए सी आंसर जो ऑप्शन था वो इनकरेक्ट था, तो आंसर हमारा सी माना जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्राचीनतम जीवांत नगर की संज्ञा दी जाती है? योर ऑप्शंस आर मथुरा, कन्नौज, वाराणसी एंड कुशीनगर। फटाफट से आंसर करिए। वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैं खुद ही बोलती हूँ, फटाफट से करिए और खुद ही आंसर कर देती हूँ। वाराणसी को प्राचीनतम जीवांत नगर की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन मैच करने के लिए। तो हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ बांधों के नाम दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति के बारे में बात की गई है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में बांध है, सेकेंड रो में उनकी अवस्थिति है या फिर जगहों के नाम दिए गए हैं। पहला है रिहंद बांध, ठीक है। रिहंद बांध जो है कहाँ पर है? सोनभद्र में, सोनभद्र में है। तो नंबरिंग करते हैं, है ना, 4। एंड सेकंड है आपका, बात करेंगे किसकी? राजघाट बांध की, जो कि आपका ललितपुर में है। तो सभी को पता है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉरी, मैं बड़े गड़बड़ कर रही हूँ यहाँ पे, ए होना चाहिए, ए एंड बी उल्टा कर दिया मैंने। पारीक्षा बांध जो है वो कहाँ पर है? झांसी में है, सभी को पता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। अर्जुन बांध जो है वह महुआ में है। लगा लीजिए फटाफट से आंसर। 4 3 एंड 2 1, आंसर डी बनता है हमारा इसके अकॉर्डिंग, तो डी इज़ करेक्ट, ठीक है। रिहंद बांध सोनभद्र में रिहंद नदी पर है। राजघाट बांध ललितपुर में बेतवा नदी पर है। पारीक्षा बांध झांसी में बेतवा नदी पर है। अर्जुन बांध महुआ में अर्जुन नदी पर है। पारीक्षा बांध इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, प्लीज़ लर्न इट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज दे रखे हैं, उनकी अवस्थिति दे रखी है। सो बात करेंगे विच इज़ इनकरेक्ट पेयर। सो चूना पत्थर मिर्ज़ापुर, बॉक्साइट सोनभद्र, यूरेनियम ललितपुर एंड कांच बालू प्रयागराज, ठीक है। तो जो आपका बॉक्साइट है वो सोनभद्र से संबंधित नहीं है, ये आपका है बांदा। आंसर तो बी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में खनिजों की स्थिति के बारे में यहाँ बात की गई है। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर, कजराहट एंड सोनभद्र, एंड बॉक्साइट बांदा और चंदौली। यूरेनियम व तांबा ललितपुर से संबंधित है, और कांच या बालू या फिर सिलिका सैंड कह सकते हैं जो कि प्रयागराज से संबंधित है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है कुल सड़क नेटवर्क की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शंस है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। भारत का स्थान है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। सो सेकंड नंबर पर है, देश में कुल सड़क नेटवर्क की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, दंडकारण्य का पठार जो है किसके अंतर्गत आता है? शिलोंग पठार के अंतर्गत, हजारीबाग पठार के अंतर्गत, या फिर रांची पठार के अंतर्गत, या फिर दक्कन पठार के अंतर्गत? दक्कन पठार के अंतर्गत ही आता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। दंडकारण्य का पठार, दा से दक्कन, दा से दंडकारण्य, है ना। नहीं, मैं ऐसी चीज़ें नहीं सिखा रही हूँ, अपना याद रखिए अच्छे से मैप के द्वारा। दंडकारण्य का पठार दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। दंडकारण्य पठार उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह पठार इसके अंतर्गत पठार के अंतर्गत ही बस्तर का पठार है, जिस पर भारत का एकमात्र टिन का भंडार पाया जाता है। गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ याद रखिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, रानीगढ़, उकाई एंड मैटूर उपरोक्त बांध परियोजनाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाइए। भाई देखिए, बांध परियोजना भी क्रम में लगाने के लिए आ सकती हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। सो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं 2 3 1, 3 2 1, 1 2 3 एंड 1 3 2। फटाफट से आप आंसर कर दीजिए। देखिए, बिल्कुल सही सीक्वेंस में ऑलरेडी लगे हुए हैं ये। ऑप्शन नंबर सी
इज करेक्ट। प्रश्न में दिए गए बांधों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। रानीगढ़ सिक्किम में है, उकाई गुजरात में है, मैटूर तमिलनाडु में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस आर्द्रभूमि क्षेत्र को भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? योर ऑप्शंस आर लोनार झील, सूर सरोवर एंड सोकर एंड पटना पक्षी बिहार। तो 42वां जो है वह लोनार झील ही है ना? गलत हूँ क्या मैं, या फिर सोकर है? सोकर है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में भारत के लद्दाख के सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इसे यह दर्जा आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, जिसका आंसर आपको दिख गया है गलती से, कोई बात नहीं। 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? 724, 746, 780 एंड 710। बता दीजिए भाई साहब। ये आएगा 746। फिजिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। नेक्स्ट है, फ्रिज में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु उपयुक्त तापमान क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस। What is the correct answer of this question? Tell me fast. So the answer is 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिजिक्स से लिया गया है ये भी। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। विद्युत धारा एक सदिश राशि है। हाय राम, ऐसा कैसे हो सकता है? विद्युत धारा में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। तो मेरे हाय राम से ही आपको पता चल गया होगा वैसे तो, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक असत्य है, केवल 2 असत्य है, दोनों असत्य हैं, या फिर ना तो एक और ना ही दो। पहला बिल्कुल असत्य है क्योंकि ये अदिश होती है, सदिश नहीं होती, सभी को पता है ये बात, है ना। और सेकंड जो है वो करेक्ट है। आंसर ए हो जाएगा। परिमाण एवं दिशा दोनों होने के बावजूद विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन अथवा मछली है? योर ऑप्शंस आर व्हेल, डॉल्फिन, टारपीडो एंड सील। बता दीजिए भाई कौन सी है मछली आपको लगती है? अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज टारपीडो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, बायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है। टारपीडो वास्तव में एक मीन यानी मछली है। बाकी प्रश्न में दिए गए जो सभी जीव हैं वो स्तनपायी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सही सुमेलित कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये तो दोबारा आ गया क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हैंडल करते हैं उसकी तरह। कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं और उनके मात्रक दिए गए हैं, जैसे कि जल प्रवाह का मात्रक रेडियन है या फिर जो भी है, मतलब सेकंड रो में वो दिए गए हैं। चलिए इनको सबसे पहले हम मैच करते हैं। ठीक है, जल प्रवाह का मात्रक रेडियन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्यूसेक होता है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ए लिखते हैं ना, चलिए ऐसे ही मैच कर देते हैं। 4, ए का 4 है। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो है आपका मोल। एंड नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स, इसका मात्रक आपका ल्यूमेन है। एंड कोणीय वेग, इसका मात्रक आपका रेडियन है। ठीक है, देखिए पहले ही से ही पता चल गया होगा, जब मैंने ए का 4th बोला तो आंसर डी होगा, क्योंकि और किसी में भी 4th है ही नहीं है ना, डी है। भौतिक राशियाँ दी गई हैं, उनके मात्रक दिए गए हैं। भाई एक चीज़ बोलनी थी मेरे को, ये वाला जो टॉपिक है ना, भौतिक राशि और उनके मात्रक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस टॉपिक, और इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जो भी टॉपिक मैं यहाँ बताती हूँ वो सारे ही इम्पोर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, अगर 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा याद हो जाएंगी ना तो उसमें कोई वो नहीं है, कोई लॉस नहीं हो जाएगा आपको, एक्स्ट्रा चीज़ें याद हो जाएंगी तो। लेकिन अगर याद नहीं होती हैं, कुछ कम चीज़ें याद हो जाएंगी तो लॉस ज़रूर हो सकता है एग्ज़ाम में, राइट। तो हमेशा एक्स्ट्रा करके चलिए, हमेशा। ठीक है, कभी भी ऐसा मत सोचिए किसी ने कह दिया ये इंपॉर्टेंट है तो केवल वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़िए। सो ओके,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, सो ठीक है, चलते हैं।